ये जो आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बेसिकली बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। बेसिकली ये जेई एडवांस्ड 2022 का ही पेपर 2 का मल्टीपल करेक्ट शायद से ये क्वेश्चन है। और मतलब बहुत ही प्रिसाइजली इस क्वेश्चन को बनाया गया है। मतलब अगर आप इसको शुरुआत से, अगर आपको बहुत सारे, पहले तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा, पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि पहले आप अपनी तरफ से सॉल्व करके देखना कि अब आपके एंड से कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आपके एंड से जितना सॉल्व होगा, जहाँ पर अटकोगे फिर वहाँ पर आके वीडियो में देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो अपन को वो थ्योरी सिखा के जाते हैं बेसिकली, जो अपन जब एक्चुअल में अपन थ्योरी पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें अपन मिस कर देते हैं। मतलब कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो स्किप कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। वैसे अगर एज अ टीचर अगर मैं भी कहूँ कि अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मैं वो इंटीग्रेशन पर्टिकुलरली स्किप करवाता हूँ, या फिर अगर मैं एक बार पढ़ा भी दूँ तो बेसिकली मैं उतना एम्फेसिस नहीं करता हूँ जहाँ पर अपन को 2 बार बाय पार्ट लगाना होता है। आई होप कि आप सबको पता होगा, ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स या फिर ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स वाले केसेस जो होते हैं, या फिर अपन उसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा देते हैं, या फिर अगर पढ़ाते भी है तो उसके उतने क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि आईआईटी जेईई एडवांस्ड ने या फिर आईआईटी जेईई मेंस ने कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं है। बट 2022 में पेपर में ये मिथ भी अपन के पास दूर हो गया, और जेईई एडवांस्ड ने इतनी प्रिसाइजली इस इंटीग्रेशन को यूज़ करा, क्योंकि जिसको ये इंटीग्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं आता था वो आगे तो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि डबल बाय पार्ट लगाना एक जेईई एडवांस्ड के पेपर में, जहाँ पर आपको 3 से 4 मिनट एस्टिमेटेड रहता है पर क्वेश्चन, वहाँ पर आप नहीं एफर्ट कर पाते। मतलब 2 बार बाय पार्ट लगाओगे फिर आप परफेक्ट रिजल्ट निकालोगे, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेबल। वहाँ पर आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद ही होना चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे वो बेहतरीन चीज़ है इसी क्वेश्चन की, मेरे को वही लगी कि वो वाली इंटीग्रेशन। और उसके बाद तो इस क्वेश्चन में मतलब बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बस एक बार आप इसको सॉल्व करते जाओ तो आपको इसकी अहमियत और इसकी जो ब्यूटी है वो आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास बहुत ही सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, अपन को यहाँ पर दे रखी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अपन को सबको आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज़ वेरी बेसिक। अपन जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसकी ABCD होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर वहाँ से एक फंक्शन आएगा हमारे पास वाई ऑफ एक्स, फिर वाई ऑफ एक्स के बारे में हमें कमेंट आउट करना है कि पीरियोडिक फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एक और तीसरा स्टेटमेंट कुछ बड़ा सा दे रखा है, एक वाई इक्वल्स टू बीटा लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स पे सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है अपने को, वो दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर लिख रखा है अपने पास 12y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख रखा है कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12। और इतनी प्रिसाइज यूज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो वाला कंसेप्ट ले आना डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो कभी बच्चे करते ही नहीं थे या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में स्किप करके जाते थे, क्योंकि वो कॉलेजेस में आपको पढ़ाया जाता है। बेसिकली ज़्यादा फोकस कॉलेजेस में रहता है वहाँ पर। ठीक है, तो वो वाला केस भी जेई एडवांस ने पूछ रखा है। बेसिकली सबसे पहले मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं सबसे पहले ये देखूं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मेरे पास ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मेरे पास है बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। आप सबको पता होगा मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म की होती है। अगर मैं इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूँ तो वो निकल के आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ पी टाइम्स ऑफ डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया मेरे पास ई रेस टू दी पावर 12x। अब मेरे को इसका सोल्यूशन लिखना है। इस पर्टिकुलर जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के किसकी बात करनी है, मेरे को सोल्यूशन की बात करनी है। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा, वो आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई रेस टू दी पावर 12x इंटू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई रेस टू दी पावर 12x इंटू क्यू कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12। अब इसी कंसेप्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा था। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इंटीग्रेशन फंसता है। अब किस तरीके से फंसता है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो बच्चा डायरेक्टली बात है एक फंक्शन को यू लेट करेगा, एक फंक्शन को वी लेट करेगा, आफ्टर दैट इट विल अप्लाई बाय पार्ट्स, जो कि बेवकूफ़ी होगी जे एडवांस जैसे पेपर में। ये जो इंटीग्रेशन है पर्टिकुलरली अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये मेरे पास इस फॉर्म की इंटीग्रेशन है, ई रेस टू दी पावर ए एक्स इंटू यहाँ पर लिखा है अपने पास कॉस ऑफ बी एक्स। अब यहाँ पर ए जो है वो हमारे पास 12 है, बी जो है हमारे पास वो है पाई बाई 12। अब ये दोनों इंटीग्रेशन आज की वीडियो के बाद आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ताकि जेई एडवांस्ड या फिर जेई मेंस में ज़्यादा चांसेस हैं इस तरीके के क्वेश्चंस के आने की। अगर कहीं पर भी इस तरीके का इंटीग्रेशन आए तो आप क्या हो, मतलब वन गो में इसको सॉल्व कर लो, वहाँ पर आपको बाय पार्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दो बार। दैट इज़ अ फुल वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि जो रैंकर बच्चे होंगे, जो सेलेक्टर्स बच्चे होंगे, वो हमेशा इस तरीके के रिजल्ट्स डायरेक्टली याद रखते हैं। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो हमेशा आप याद रखना, वो होती है हमारे पास ई रेस टू दी पावर ए एक्स अपॉन नीचे आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है जैसे अभी कॉस का इंटीग्रेशन करना है तो पहले साइन लिखेंगे, साइन के साथ आएगा बी साइन ऑफ बी एक्स।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, बी साइन ऑफ बी एक्स। फिर जिसका इंटीग्रेशन करना है उसके साथ हमेशा अपोजिट में आएगा, मतलब जैसे यहाँ पर बी साइन बी एक्स आया, पर जो इंटीग्रेंड है बेसिकली उसके साथ बी कॉस बी एक्स नहीं आएगा, ए कॉस बी एक्स आएगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ए कॉस ऑफ, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा स्पेस की कमी, ए कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी निकल के आ जाएगा। अब एक और फॉर्म होती है इसी इंटीग्रेशन की, वो भी हले लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। ई रेस टू दी पावर ए एक्स इंटू, अगर लिखा है अपने पास साइन ऑफ बी एक्स, कुछ नहीं करना है, बस एक साइन का मतलब होता है पाप, एस आई एन, सिन का मतलब होता है पाप। तो ई रेस टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन ऑफ बी एक्स है, तो सबसे पहले अपने पास आ जाएगा बी कॉस, सॉरी अपने पास पहले आ जाएगा साइन के साथ ए साइन ऑफ बी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसके साथ रिवर्स टर्म आ रही है, ए बी आ रहा है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा अपने पास बी कॉस ऑफ, कितना आ जाएगा बच्चों, बी एक्स, और प्लस का सी। तो ये दोनों जो इंटीग्रेशन है आज के बाद, ये दोनों इंटीग्रेशन आपको हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कब जे एडवांस में आ जाए आपको खुद पता नहीं चलेगा। और कई कभार मेरे को ऐसा लगता है कि यही सॉल्व करते करते बच्चों का टाइम निकल जाता है और उसके बाद मतलब सारा चीज़ ख़त्म, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को अपन अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जो अपने पास बन के आई है बेसिकली, क्या चीज़ बन के आई है अपने पास, y इंटू ई रेस टू दी पावर 12x, वाई इंटू ई रेस टू दी पावर 12x इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास बन के आया है इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर 12x इंटू, यहाँ पर लिखा है अपने पास कॉस ऑफ पाई बाई 12 इंटू एक्स। ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा इसको खोल के देखते हैं इंटीग्रेशन को। अब तो इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने को डायरेक्ट पता है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू थी ई रेस टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 12 का होल स्क्वायर, इंटू अंदर आ जाएगा अपने पास सबसे पहले बी साइन बी एक्स, बी कितना है अपने पास, बी है अपने पास पाई बाई 12 इंटू यहाँ पर है अपने पास साइन, और बी कितना है, बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स पाई बाई 12x, और बीच में आएगा पॉजिटिव, बीच में हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव के साथ यहाँ पर आ जाएगा ए कॉस ऑफ बी एक्स। अब ए कितना है, ए अपने पास 12 इंटू कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स हमारे पास है पाई बाई 12 इंटू एक्स। और हमेशा याद रखना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट सी हमेशा हमारे पास यहाँ पर आएगा। अब ये 12 का स्क्वायर है, पाई स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर, 12 की पावर 4 हो जाएगा और 12 स्क्वायर को ऊपर भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर अपने पास बन जाएगा वाई इंटू ई रेस टू दी पावर 12x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर 12x अपॉन नीचे बन के आ जाएगा अपने पास 12 की पावर 4 प्लस यहाँ पर बन के आ जाएगा अपने पास पाई स्क्वायर, बहुत ही बेसिक सा है, यहाँ पर बन के आ गया अपने पास 12 कॉस ऑफ कितना, पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12, प्लस यहाँ पर निकल के आ गया अपने पास पाई बाई 12 इंटू साइन ऑफ कितना निकल के आ गया बेसिकली पाई बाई 12 इंटू एक्स, प्लस का एक कांस्टेंट सी निकल के आ गया। अब क्या करता हूँ, यहाँ से 12 को कॉमन लेता हूँ और ई रेस टू दी पावर 12x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ध्यान से देखना, कुछ बड़ा स्टेप नहीं है, ई रेस टू दी पावर 12x को इसलिए अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पूरा ही कांस्टेंट टर्म बन जाए ना, क्योंकि जब अपन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में ही डिस्कस आउट करना है तो बेसिक जो अंदर मेन जो प्रोडक्ट है वो अंदर वाला है, ये बाहर वाला चीज़ को मैं पूरा ही कांस्टेंट बना देता हूँ। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊँगा मान लो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए, तो मेरे को खाली मैं इसमें प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का लगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या करता हूँ, इस वाली चीज़ को एक कांस्टेंट ही बना लेता हूँ पूरा, यहाँ पर वो सारे टर्म ले आता हूँ जो पूरे तरीके से कांस्टेंट है, जैसे 12 हो गया, पाई हो गया, और जो वेरिएबल चीज़ है जो फंक्शन है ई रेस टू दी पावर 12x जैसे, उसको अंदर भेज देता हूँ, पूरी एक अंदर अलग महाभारत चला देता हूँ उनकी। तो 12 कॉमन निकालूंगा तो ऊपर बन जाएगा मेरे पास 12 रेस टू दी पावर 3 अपॉन नीचे मेरे पास है 12 रेस टू दी पावर 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पाई स्क्वायर, और अंदर जो चीज़ बन गई मेरे पास ई रेस टू दी पावर 12x अंदर मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो ये बन जाएगा ई रेस टू दी पावर 12x इंटू यहाँ पर आ गया मेरे पास कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12 प्लस अगेन ई रेस टू दी पावर अंदर जाएगा और एक 12 कॉमन आ रखा है तो पाई बाई 12 स्क्वायर हो जाएगा, पहले तो पाई बाई 12 स्क्वायर हो जाएगा और अंदर बच जाएगा ई रेस टू दी पावर 12x इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12 और प्लस एक छोटा सा कांस्टेंट आ जाएगा सी। अब ये जो है मेरे पास बेसिकली ये मेरे पास थोड़ा बहुत एक कंस्ट्रेंट और अच्छा सा फॉर्मेट निकल के आ गया है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये वाली चीज़ जो अपन को दिख रही है ये वाली चीज़ है अपने पास पूरी की पूरी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो उसको मैं कुछ लेमडा लेट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि ये लेमडा के बराबर है, तो लेमडा के बराबर अगर लेट कर लिया तो ई रेस टू दी पावर 12x इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा मेरे पास लेमडा, इसीलिए मैं बाहर कांस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा था। और अगर ध्यान से देखें तो ई रेस टू दी पावर 12x ई रेस टू दी पावर 12x दोनों साइड से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो लेमडा इंटू ई रेस टू दी पावर 12x बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ कितना पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12
प्लस यहाँ पर निकल के आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 12 का स्क्वायर इंटू कितना निकल के आ गया, इंटू निकल के आ गया मेरे पास साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय 12, और एक बाहर से कांस्टेंट जो c है उसकी जगह आप लगा सकते हो प्लस c अपॉन ई रेस टू द पावर 12x। तो ई रेस टू द पावर 12x से ये वो चीज़ कट गई, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x जो मेरे पास निकल के आ गया फाइनली, वो कितना निकल के आ गया, वो निकल के आ गया मेरे पास कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12 प्लस यहाँ पर निकल के आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 12 स्क्वायर इंटू यहाँ पर निकल के आ जाएगा मेरे पास साइन पाई एक्स अपॉन 12, और प्लस यहाँ पर कितना निकल के आ गया है c अपॉन ई रेस टू दी पावर 12 ऑफ x। अब एक चीज़ अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, अगर मैं आपको क्वेश्चन के पास ले जाऊँ, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, y ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, जब हमारे पास x ज़ीरो है तब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर डाल के देखते हैं, और यहाँ से अपन की किसकी वैल्यू निकल के आएगी, कॉन्स्टेंट c की वैल्यू निकल के आएगी बेसिकली। तो क्या है अपने पास x इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज y इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये चीज़ डाल के देखोगे यहाँ पर डालोगे तो ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है ये ज़ीरो बन जाएगी, ठीक है। ई रेस टू दी पावर 12x तो अपने पास 1 ही बन जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर जीरो डालोगे तो अपने पास कितना बन जाएगा, बेसिकली ये 1 बन जाएगा पूरा, और यहाँ पर तो अपने पास जीरो ही है, तो अंदर बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक कांस्टेंट c। तो c की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आई अपने पास, वो निकल के आई कितनी, -1। ध्यान से देखना, अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार 10 सेकंड रिकैप कर लेना। ये वाली चीज़ अपने पास जीरो बन जाएगी, ये वाली चीज़ जो अपने पास वो बन जाएगी 1, तो ये वाली चीज़ भी अपने पास जीरो, तो c की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, -1 निकल के आ गई। और बाहर से अगर एक लैम्डा फैक्टर भी है तो आप उसको भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y ऑफ x जो हमारे पास फाइनल फंक्शन निकल के आया, दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहाँ पर निकल के आया अपने पास कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12 प्लस यहाँ पर निकल के आया है पाई बाय 12 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12। और अगर ये जो ये बची वाली टर्म है इसको मैं अलग से लिख लूँ थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा बेटर ये एक अच्छा फंक्शन बनते हुए दिखेगा, बाकी बाद में देखेंगे। यहाँ पर निकल के आ जाएगा माइनस c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, तो लेमडा अपॉन ई रेस टू दी पावर 12x है, तो ई रेस टू दी पावर -12x लिख देता हूँ। तो फाइनल जो अपने पास y एज अ फंक्शन ऑफ x निकल के आने वाला था भैया, वो ये निकल के आ गया। अब इतने बड़े फंक्शन के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। जहाँ पर अपने पास लेमडा अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। 12³ अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई का स्क्वायर, ये अपने पास लेमडा की वैल्यू है। रखना चाहो रख सकते हो, पर मैं कभी वो नहीं करूँगा, कभी वो ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि रखिए 2 लैम्डा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है लैम्डा रख के। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपन को डिस्कस करनी है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ तो आपको क्वेश्चन दिख जाए। सबसे पहली चीज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही डिस्कस करना है। एक जो चीज़ दिख रही है लास्ट में, वो दिख रही है पीरियोडिक फंक्शन, y जो है वो पीरियोडिक होना चाहिए। तो देखते हैं यार इसकी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक क्या होता है, बेसिकली जो कुछ टाइम के बाद, एक टाइम के बाद अपनी वैल्यूज़ को क्या करने लग जाएं, रिपीट करने लग जाएं। तो मैं यहाँ पर ये जो चीज़ देख रहा हूँ, मेरी अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी होंगी तो मैंने बात करा था कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो कर्व होता है वो अपने पास एक पीरियोडिक कर्व होता है, और उसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी पीरियोडिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये वाला जो चीज़ है ये अपने पास बेसिकली पीरियोडिक ही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये पीरियोडिक नहीं है। पर जो ये वाला जो एक्स्ट्रा फैक्टर इसमें ऐड हो रहा है ये ए पीरियोडिक है, मतलब ये पीरियोडिक हमारे पास नहीं है। तो पीरियोडिक में कुछ फैक्टर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो पूरी चीज़ को क्या बना देता है, ए पीरियोडिक बना देता है। तो इसके कारण हमारे पास ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, वाई एक्स एक ए पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा। ये पीरियोडिसिटी इसकी अब नहीं बची, क्योंकि इसमें एक ए पीरियोडिक वाला फैक्टर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो बेसिकली ये वाली चीज़ तो पीरियोडिक है, क्योंकि इसका कर्व तो अपने पता है कि कैसा होता है इसका कर्व, अगर आप बना के देखोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टाइप का इसका कर्व बनता है। तो ये वाली चीज़ तो पीरियोडिक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है अपने पास, वो अपने पास क्या हो गया, सीधे सीधे खचा है, गलत हो गया। अब सी ऑप्शन की बात करें, क्योंकि सी ऑप्शन पढ़ना इसलिए जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ सी ऑप्शन पढ़ना जरूरी क्यों है। सी ऑप्शन में हमसे बोला है देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा सच दैट द लाइन y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू yx एट इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। तो वो हमसे कुछ ये बोल रहा है कि एक लाइन एग्जिस्ट करती है, कैसी लाइन, y इक्वल टू बीटा लाइन एग्जिस्ट करती है। अगर अपन थोड़ा इस चीज़ को ग्राफिकली समझे, थोड़ी सी मेरी बात ध्यान से समझना। अगर वो बोल रहा है कि एक लाइन जो है कुछ y इक्वल टू बीटा टाइम्स की, y इक्वल टू बीटा कुछ एक लाइन ऐसी एग्जिस्ट करती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसी एग्जिस्ट करती है, जिसके करस्पॉन्डिंग ये जो सॉल्यूशन है, अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ पहले, ठीक है। देयर एग्जिस्ट आर रियल नंबर बीटा सच दैट द लाइन y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू yx एट इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। वो y इक्वल टू yx वाले कर्व को बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये बात समझ में आई? बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने का मतलब, जो हमारे पास y इक्वल टू yx का कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये है हमारे पास कुछ y इक्वल टू yx का कर्व। अगर बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि कुछ इस तरीके का हमारे पास क्या है, y इक्वल टू yx का हमारे पास
ग्राफ बन के आ रहा है, जो कि अगर हम बात करें कॉस पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 का स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स बाय 12, इसका कर्व ऐसे ही बन के आता है। तो बोल रहा है कि ये इसको बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मेरे को एक बहुत ध्यान से ये चीज़ बताओ कि अगर ये कर्व का शेप कुछ इस तरीके का है, ये जो पूरी चीज़ दिखी है इस कर्व का शेप अगर इस तरीके का है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नॉन मोनोटोनिक कर्व है। मतलब ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ए ऑप्शन में पूछा था कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बी ऑप्शन में पूछा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, सी ऑप्शन में बोल रहा है कि एक लाइन वाई इक्वल टू बीटा एक्स ही एग्जिस्ट करती है जिसके करस्पॉन्डिंग ये जो वाई इक्वल टू वाई एक्स है इसके इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो अगर बहुत सारे पॉइंट्स पर कट कर रही है भैया, तो ये कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक नॉन मोनोटोनिक कर्व की डेफिनेशन यही होती है, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर सी ऑप्शन को करेक्ट कह रहे हो तो ए और बी गलत है, अगर ए और बी को सही कह रहे हो, क्योंकि एक कर्व सिर्फ एक बार में या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही हो सकता है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही हो सकता है। तो ए और बी में भी से भी एक ऑप्शन ही सही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि फिर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होने के पॉइंट भी बनते हैं और फिर वो चीज़ आ रही है तो अपने पास क्या होगा, वो नॉन मोनोटोनिक कर्व हो जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन रहा है तो फिर नॉन मोनोटोनिक कर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ये आपको बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन एक खेल खेलते हैं। खेल कुछ इस तरीके का खेलते हैं। यहाँ पर अपन लिखते हैं वाई प्लस लेमडा इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस का 12x इक्वल टू, यहाँ पर है अपने पास एक फैक्टर लेमडा का, यहाँ पर लिखा है अपने पास कॉस इंटू पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12 प्लस यहाँ पर लिखते हैं अपन पाई बाई 12 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12। बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने दो कर्व को इक्वेट कर दिया, क्योंकि मेरे को ये तो पता है कि मेरे को इस वाली चीज़ का कर्व निकल के आता है, मेरे को इस वाली चीज़ का क्या है कर्व बनाते आता है। मैं इसका कर्व ईजिली बना सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का कर्व जो है वो मैं ईजिली ड्रॉ कर सकता हूँ। और वो कर्व जो है मेरे पास कुछ इस तरीके का मेरे पास कर्व निकल के आता है, ये कुछ इस तरीके का मेरे पास ये कर्व निकल के आता है, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और ये ऑसिलेटरी फंक्शन है। और अगर इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज जो आएगी अपने पास वो निकल के आएगी माइनस का अंडर रूट 1 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का रेंज होती है पाई स्क्वायर प्लस 12 की पावर 4 कॉमा लेकर के आएगी 1 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12 की पावर 4। ये है बच्चों उसकी रेंज। मतलब ये इसी रेंज में क्या करने वाला है, ऑसिलेट करने वाला है। जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का अगर माइनस रूट टू प्लस रूट टू की रेंज में ऑसिलेट करता है, वैसे ही जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वो होगा अपने पास 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 की पावर 4। नीचे वाला जो पॉइंट होगा अपने पास वो होगा अपने पास -1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12 की पावर 4 का अंडर रूट। तो एक तो ये कर्व आ गया, और जो दूसरा कर्व है वो अपने पास ये, और y को बोल रहा है वो किसके बराबर है, बीटा। तो थोड़ी देर के लिए आपको y कोई रियल नंबर मान लेना है, 1 2 3 कोई भी रियल नंबर मानो, लेट्स सपोज मैंने 1 मान लिया। तो बेसिकली एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व के साथ आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट कर्व को मैचअप कराना है। तो अपने पास डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व बनाऊँ अपने पास तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। अब ये तो उसको भैया बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है, एक जो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व है ये इसको बहुत सारे पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि एक y इक्वल टू बीटा, एक y इक्वल टू बीटा के करस्पॉन्डिंग मैनी सॉल्यूशंस, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लेट से 1 2 3 ले लो तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व है ये इस वाले कर्व को अपने पास ढेरों सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा रहा है। मतलब एक तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा रहा है, क्योंकि इसकी रेंज तो फिक्स है, ये जो कर्व है ये इसके और इसके बीच में ही रहने वाला है। और ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस का जो कर्व है वो धीरे धीरे डीपली क्या होने वाला है, इंक्रीज और डिक्रीज होने वाला है। और एक कांस्टेंट ऐड हो गया तो एक कांस्टेंट के साथ आप इसको इसी तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि धीरे धीरे क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है और कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इस तरीके से तो इसको इनफाइनाइटली टाइम्स कट ही करने वाला है। और अगर ये इसको इनफाइनाइटली टाइम्स कट करने वाला है अपने पास भैया, तो ये एक नॉन मोनोटोनिक कर्व है। ये चीज़ समझ में आई, मैं आपको नॉन मोनोटोनिसिटी समझाना चाह रहा था। और अगर नॉन मोनोटोनिक कर्व है भैया तो बी ऑप्शन तो हमारे पास सही हो गया, बट ए और बी में से कोई भी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं है। तो अगर कोई पूछे इसका आंसर कौन सा करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी ध्यान से समझने वाली थी कि अगर नॉन मोनोटोनिक कर्व, मैंने आपको इसीलिए कंसेप्ट इसलिए बताया क्योंकि अगर नॉन मोनोटोनिक कर्व है तो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों है तो भैया नॉन मोनोटोनिक है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो वो तो नॉन मोनोटोनिक कर्व का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अपन को कॉस पाई एक्स बाई 12 प्लस पाई बाई 12 का स्क्वायर साइन इन पाई एक्स बाई 12 का कर्व आता था। हम ई जो कॉन्स्टेंट फैक्टर है उसको एक तरफ ले गए और डैम्पिंग कर्व एक तरीके से बना ई रेज़ टू द पावर -12
12x का, और वो बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गए। तो इसी तरीके की क्वेश्चन की थिंकिंग अपन को डेवलप करनी है जेईई एडवांस के लिए। चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, कितने भी टफ उसमें कंसेप्ट हो, अपन बेसिक लेवल पर किसी भी क्वेश्चन को किल करें, इतना अपन को कैपेबल होना है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, ओके बाय।